नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए लेकर आते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले कृषि से जुड़ी हुई खास जानकारियों के लिए हम रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले रुक करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का और देखते हैं कि DPPQS फरीदाबाद की उप निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे खरीफ मौसम में फसलों की देखभाल के बारे में क्या अहम जानकारी दे रही हैं। एक तो सूक्ष्म जीव है, दूसरा पौधे आधारित जैव रसायन है, जैसे नीम हो गया। तो नीम के जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट रहता है, उसको आप अपने खेतों में छिड़केंगे तो आपको जो भी चूसक कीट है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। और जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें आप देखेंगे कि टमाटर में कई बार आप देखते हैं कि कुछ लार्वा, टमाटर के खेत में आप जाएंगे तो कुछ लार्वा उल्टे लटके रहते हैं। वो जो लार्वा हैं वो एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। लार्वा ब्लैक कलर का हो जाता है जब उस वायरस से इन्फेक्टेड रहता है, और उसके बाद उसकी बॉडी जब बर्स्ट कर जाती है तो उससे जो लिक्विड निकलता है उसके संपर्क में अगर दूसरे लार्वा भी आएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, उनमें भी ये वायरस लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम टमाटर में लगने वाले कीड़े को इससे नियंत्रित कर सकते हैं, बोरर को, स्पेशली हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को। इसके अलावा हमारी एक किसान है तमिलनाडु की, तंजावुर जिले की, उन्होंने धान की फसल में लगने वाले लीफ फोल्डर और येलो स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए ट्राइकोग्रामा को प्रयोग किया और उन्हें बहुत हद तक इसमें सहायता मिली इन कीटों को कंट्रोल करने में। और एक किसान और है हमारी नासिक की श्रीमती गीता, उन्होंने हमारे CIPMC नासिक से प्रशिक्षण लिया जब हम लोगों ने वहाँ पर किसान खेत पाठशाला ऑर्गेनाइज करवाई थी। इन्होंने भी वहाँ पर बहुत सारी तकनीकी विधियाँ सीखी थी और इसको उन्होंने अपने खेतों में अप्लाई किया। तो वहाँ पर बहुत हद तक उन्हें मक्के में फॉल आर्मीवॉर्म के कंट्रोल के लिए सहायता मिली। इवन उन्होंने अन्य खेतों से भी जो नेचुरल एनिमीज हमारे होते हैं, जिनको कि हम अपने मित्र कीट कहते हैं, उन्होंने अपने खेत में उनको इधर उधर से लाके रिलीज किया। तो जिससे क्या हुआ कि फॉल आर्मीवॉर्म के अंडे जो हैं वो उसी समय खत्म हो गए, तो उसके आगे की साइकिल बढ़ ही नहीं पाई। तो आप सभी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को आप प्रयोग करें तो आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में सेब की खेती बड़े पैमाने पर किसान करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा फायदा तभी होगा जब वो सेब की अच्छी मार्केटिंग भी करेंगे। तो आइए सेब की मार्केटिंग से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेब बहुत ही गुणकारी रेशेदार फल है। इसकी खेती समुद्र तल से 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर होती है। हिमालय के तराई इलाकों में इसकी रुपाई का सही समय जनवरी और फरवरी है। एक बार रुपाई करने पर सेब के पेड़ 8 साल तक फल देते रहते हैं। सेब की उपज के मामले में जम्मू कश्मीर पहले, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। फिलहाल 1 हेक्टेयर में 11 से 13 टन तक की पैदावार हो रही है। ज्यादा भाव पाने के कई उपाय हमारे वैज्ञानिक सुझाते रहते हैं। भंडारण और ग्रेडिंग भी उसी में से एक है। आमतौर पर फसल के समय भाव नीचे चला जाता है और फसल सीजन गुजर जाने के बाद दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर सेब का भंडारण करें तो सही भाव मिलने पर उसे बेचे तो ज्यादा कमाई की जा सकती है। बहुत सी मंडियों में सरकार भंडारण की सुविधा दे रही है। दूसरी ओर सेब की तुड़ाई और खपत के बीच काफी समय लग जाता है, जिससे फल खराब होने लगता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ज्यादा समय तक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सेब की तुड़ाई समय पर करनी होगी। लोग चूंकि एक ही आकार और रंग के सेब खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अलग अलग आकार के सेबों को छांटकर अलग अलग करना होगा। आकार के हिसाब से सेब के 7 ग्रेड होते हैं: सुपर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्टू।
ग्रेडिंग के समय आकार, आकृति, वजन, रंग, ठोसपन और परिपक्वता का भी ख्याल रखा जाता है। पहले लकड़ी की पेटियां इस्तेमाल की जाती थी, अब गत्ते के डिब्बे उपयोग में लाए जा रहे हैं। गत्ते के डिब्बे इसलिए बेहतर है क्योंकि इनमें सेब रखने के लिए खाने बने होते हैं। ऐसे में फलों के आपस में रगड़ खाने की समस्या नहीं होती। भंडारण या प्रसंस्करण से पहले सेबों को मंडी में कई चरणों से गुजरना होता है। वहाँ फलों का प्रेशर टेस्ट, शुगर टेस्ट और मैच्योरिटी टेस्ट कराए जाते हैं। सही पाए जाने पर मशीनों से ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। इससे किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं और उन्हें भुगतान भी उसी समय मिल जाता है। ये सेब का ग्रेडिंग सेंटर है। यहाँ पहले सेब को धोया जाता है, खराब फल और कचरा वगैरह अलग कर देते हैं। गीले सेबों को मशीन से सुखाते हैं, फिर आकार के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सेबों को शीत भंडारण में रख देंगे और अच्छी कीमत आने पर बेच देंगे, जबकि बी और सी क्वालिटी के फल प्रसंस्करण में इस्तेमाल हो जाएंगे। किसान चाहे तो खुद भी सेब का प्रसंस्करण कर सकते हैं। सरकार प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि सब्जी के अवशेष का प्रबंध किस तरह से कर सकते हैं। कृषि कचरा, जिसे हम बेकार की वस्तु मानकर खेतों में जला देते हैं या रसोई से निकालकर कूड़े में फेंक देते हैं, वास्तव में बड़े काम की चीज है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि इस कचरे से हरी खाद के अलावा हर साल 18,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो साल भर में खाने योग्य करीब 1 अरब 30 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। साथ ही बायोडिग्रेडेबल यानी खुद से सड़ जाने वाला नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा हमारे घरों से निकलता है। उसमें भी ज्यादा योगदान रसोई का है। अकेले आलू को ही ले लीजिए, दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख टन आलू बर्बाद हो जाता है। भारत में भी नष्ट हो जाने वाले आलू का वजन 20 लाख टन है। भारत सरकार ने साल 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कृषि अपशिष्ट को कामयाब बनाने पर भी गंभीरता से विचार हुआ। खास तौर से ऐसे उत्पाद तैयार करने का विचार आया जो या तो इंसानों के काम आ सके, या पशुओं के, या फिर फसल के। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। परिषद के सभी संस्थानों ने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर ऐसी प्रसंस्करण तकनीक पर काम शुरू किया जो कचरे से पैसा बना सके। जूट के अपशिष्ट को किसान या तो जला देते हैं या फिर खेत से बाहर कहीं फेंक देते हैं। ICAR ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो इसे कागज में तब्दील कर देती है। इस कागज को बेचकर पैसा बनाया जा सकता है। मशीन के जरिए जब धान से चावल निकाला जाता है तो बहुत सा चावल टूट जाता है। इसी तरह दलने के दौरान दाल भी टूट फूट जाती है। टूटे दाल चावल से भी कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तिलहनी फसलों से तेल निकलने के बाद जो खली बचती है वो भी बड़े काम की है। खास तौर से मूंगफली की खली से 25% और सोया मील से 35% प्रोटीन निकल आती है। मूंगफली का छिलका भी मुर्गियों के आहार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। भारत में हर साल लगभग 20 लाख टन छिलका मुर्गियां खा रही हैं। दूसरी ओर ये सेल्यूलोज का भी बड़ा माध्यम है। मक्का के भुट्टे से भी प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है और सबसे अनोखी बात ये भी है कि इससे कुल्हड़ बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। अगर आने वाले समय में आपको किसी टी स्टॉल पर मिट्टी के बजाय भुट्टे के कुल्हड़ में चाय पीनी पड़े तो चौंकिएगा नहीं। चीनी मिल में गन्ने की पेराई के बाद जो अपशिष्ट होता है उसमें मिट्टी के भौतिक गुण पाए जाते हैं। इसका कंपोस्ट बनाकर फसलों को पोषण के रूप में दिया जा सकता है। अपने आप गल सड़ जाने वाला सबसे ज्यादा अपशिष्ट रसोई से निकलता है। इसमें खाद बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। कपास की टहनियों को भी किसान आमतौर पर जलाने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका उपयोग ऑयस्टर मशरूम उगाने में भी किया जा सकता है। भारत में सालाना 13 लाख टन अनानास का कचरा बेकार ही चला जाता है, जबकि इसमें 65 से 70% नमी और 50% के आसपास शुगर होती है। साइलेज तकनीक की मदद से इसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल महिला किसान से, नवनीता दास से। आइए जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने जैविक खेती को अपनाया और इसमें इन्हें अपार सफलता हासिल हुई। तो मिलते हैं नवनीता दास से। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा ऊर्जावान प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो। मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष के जरिए किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटरी मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। खेती किसानी के दौरान किसानों की काफी लागत आती है, जिसे वहन करना कई बार किसानों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में किसान सूदखोरों के चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। आइए जानते हैं विस्तार से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है।
सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए जरूर लाभप्रद साबित होंगी। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।